भारतीय विधि एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न नंबर 18 पेज नंबर 100। प्रश्न 18, 1919 के भारत अधिकार अधिनियम के उपबंधों की रूपरेखा बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताओं, महत्व एवं दोषों का वर्णन कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 माउंट फोर्ट योजना भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार थी। भारत मंत्री माउंटेगू ने जून 1919 को कॉमर्स सभा में भारत शासन से संबंधित परिवर्तन विषयक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे के पास कर दिया गया। यही कारण सरकार अधिनियम 1919 लाया। इसके मुख्य उपबंध निम्नलिखित थे। पहला, गृह शासन, इसमें निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। पॉइंट नंबर 1, इस अधिनियम के पूर्व भारत सचिव को भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था, अतः उसका वेतन इंग्लैंड के कोष से दिया जाने लगा। इसके द्वारा भारत सचिव का गवर्नर जनरल पर नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम में यह कहा गया कि भारत के गवर्नर जनरल तथा गवर्नर अपने शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण मामलों के बारे में भारत सचिव को सुनिश्चित करेंगे तथा उसके आदेश व निर्देश का पालन करेंगे। भारत सचिव की स्वीकृति के बिना कोई भी महत्वपूर्ण नियुक्त नहीं कर सकता था और न उनकी स्वीकृति के बिना कोई महत्वपूर्ण पद समाप्त नहीं किया जा सकता था। पॉइंट नंबर 2, हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव के नियंत्रण में ढिलाई कर दी गई। जो विषय प्रांतों में भारतीय मंत्रियों को दिए गए, उन्हें हस्तांतरित विषय तथा जो गवर्नर ने अपने पास रखे, उन्हें सुरक्षित विषय कहा गया। पॉइंट नंबर 3, अब प्रांतों और केंद्रों की विधान परिषदों में चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसलिए यह उचित समझा गया कि कुछ मामलों में भारत उच्च सचिव हस्तक्षेप न करें और वे मामले भारत सरकार की इच्छा पर छोड़ दिए जाएं। पॉइंट नंबर 4, भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी बिल केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधान सभाओं में नहीं लाया जा सकता। इस अधिनियम के द्वारा इंडिया काउंसिल के गठन में कुछ परिवर्तन किए गए। भारत सचिव तथा इसके भाग के सभी खर्च भारत के बजाय इंग्लैंड के खजाने से देने की व्यवस्था की गई। पॉइंट नंबर 5, यह व्यवस्था की गई कि इंग्लैंड इंडिया से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य होंगे। इसमें आधे सदस्य ऐसे होंगे जिनको भारत में सेवा करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। इसके सदस्यों का कार्यकाल घटाकर 7 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। 6वां, 1919 के अधिनियम के अनुसार पहली बार भारतीय हाई कमिश्नर का पद उत्पन्न किया गया। इसके पूर्व भारत सरकार को स्ट्रो की सब वस्तुएं व मशीनें भारत सचिव लंदन से खरीदता था। अब यह तय किया गया कि इसके स्थान पर हाई कमिश्नर भारत सरकार की सब आवश्यक वस्तुएं लंदन से खरीदेगा। पॉइंट नंबर 2, गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद। पॉइंट नंबर 1, इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारिणी शक्तियां गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद के पास रही। गवर्नर जनरल पर जनता के प्रतिनिधियों का कोई नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया। पॉइंट नंबर 2, पहले की ही तरह सैनिक व गैर सैनिक मामलों की देखभाल, नियंत्रण तथा निर्देश देने की शक्ति गवर्नर जनरल के पास ही रही। इस अधिनियम से उसकी शक्तियों में कोई कमी नहीं आई। पॉइंट नंबर 3, कार्यकारिणी परिषद पर गवर्नर जनरल का प्रभाव बना रहा, क्योंकि उसकी सिफारिशों पर ही इसके सदस्यों की नियुक्ति भारत सचिव द्वारा होती थी।
पॉइंट नंबर 4, गवर्नर जनरल को यह भी अधिकार था कि वह अपनी परिषद की सलाह की अवहेलना कर सकता था। पॉइंट नंबर 5, 1919 में के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का निर्देश विभाग तथा राजनीतिक विभाग पर सीधा नियंत्रण हो गया। पॉइंट नंबर 6, जब कानून सदस्यों में उन एडवोकेटों को जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव था उन कानूनी सदस्य बनाने के लिए योग्य ठहराया गया। इसमें 6 में से 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए। वास्तव में इन भारतीय सदस्यों के हाथों में कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद केंद्रीय विधानमंडल की तरह उत्तरदायी नहीं थी। तीसरा, केंद्रीय विधानमंडल के अब 2 सदन कर दिए गए, पहला विधानसभा, दूसरा राज्यसभा कहा गया। पॉइंट 2, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों में विभिन्न भागों व संप्रदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया। 41 नामजद सदस्यों में 26 सरकारी तथा 15 गैर सरकारी अधिकारी थे। तीसरा, केंद्रीय विधानसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव के स्थान पर अप्रत्यक्ष चुनाव कर दिया गया। प्रांतों में का विभाजन आबादी के अनुसार न होकर उनके महत्व के अनुसार किया गया। 6वां, मताधिकार के लिए योग्यताएं विभिन्न प्रांतों में पृथक रखी गईं, किंतु उनका आधार संपत्ति था। 7वां, केंद्रीय विधान को केंद्रीय सूची में दिए गए सभी विषयों पर भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 8वां, बजट सबसे पहले विधानसभा में ही पेश किया जा सकता था, इसके बाद राज्यसभा में। 9वां, केंद्रीय विधान सभा का गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद पर बहुत कम नियंत्रण था। 10वां, राज्यसभा को भी कानून बनाने के मामले में केंद्रीय विधानसभा के बारे में ही शक्तियां दी गईं। 4, गवर्नर जनरल की विशेषताएं, शक्तियां। पहला, पॉइंट नंबर 1, गवर्नर जनरल की किसी विषय पर विचार या संशोधन करने से केंद्रीय विधानमंडल को रोक सकता था। पॉइंट नंबर 2, यह किसी प्रश्न या पूरक प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकता था। पॉइंट नंबर 3, प्रत्येक प्रांतीयों व केंद्रीय बल उसकी अनुमति से ही कानून बन सकता था। 4, पॉइंट नंबर 4, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार था। 5वां, उसकी अनुमति के बिना बजट विधानसभा या राज्यसभा में नहीं रख सकता था। 5वां, प्रांतीय सरकार। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और वहां दोहरा शासन जारी किया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, संरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषयों के शासन को गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद की सहायता से चलता था। उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य प्रांतीय विधान परिषद के प्रति जिम्मेदार नहीं होते थे। हस्तांतरित विषयों को भारतीय मंत्रियों को दे दिया गया, वे प्रांतीय विधान परिषद की तरफ जिम्मेदार होते थे। प्रांतों में इस प्रकार दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई। गवर्नर को कानून शासन तथा वित्तीय संबंधी मामलों में विशेष अधिकार दिए गए। इसके द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को अधिक बढ़ावा दिया गया। दोहरा शासन ठीक से काम न कर सका और असफल हो गया।
भारत सरकार अधिनियम का महत्व। इस अधिनियम के अनुसार महत्व का वर्णन निम्नलिखित अनुसार से है। पहला, इस अधिनियम की प्रस्तावना का विशेष महत्व है। इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के लक्ष्य की प्रथम बार स्पष्ट घोषणा की गई थी। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों के क्षेत्र में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की दिशा में शुभारंभ किया गया। तीसरा, अधिनियम द्वारा मताधिकार में वृद्धि की गई। चौथा, भारतीयों को राजनीतिक प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त हुए। पांचवा, शासकीय सेवाओं के भारतीयकरण की दिशा में भी प्रगति हुई। स्थानीय स्वशासन के क्षेत्रों को भारत सरकार अधिनियम 1919 के दोष, तानाशाह प्रशासन। इस अधिनियम के अनुसार इस अधिनियम के द्वारा की गई व्यवस्था में गवर्नर जनरल वस्तु वैधानिक शासन था। गवर्नर जनरल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। दूसरा, संप्रदाय पर आधारित निर्वाचन मंडल। इस अधिनियम के द्वारा भी जाति, वर्ग व संप्रदाय के आधार पर विधान मंडल में सीटें सुरक्षित की गई, जो भारत वर्ष के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति था। तीसरा, दोहरी सरकार। प्रांतों में दोहरी सरकार पूरी तरह असफल रही और यह व्यवस्था इस अधिनियम की याद नहीं थी। मतदान प्रक्रिया। चौथा, मतदान का अधिकार आयकर लगाकर व अन्य करदाताओं की निर्धारित आमदनी या विशेषताओं की सीनेट की सदस्यता आदि पर निर्भर रखा गया, जो व्यवस्था तकनीकी था। इस अधिनियम के लिए देश की राजनीतिक स्थिति अनुकूल नहीं थी। ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा के अभाव नगरों में जाकर थे। प्रश्न 18वां ब 1935 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार संघीय न्यायालय की संरचना तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। 1935 ईस्वी के अधिनियम के पास होने से पूर्व यदि केंद्र व प्रांतों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता था तो उनमें केंद्रीय सरकार की इच्छानुसार निर्णय किया जाता था। चूँकि 1935 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार प्रांतों को स्वराज्य दे दिया गया, इसलिए संघीय इकाइयों के आपसी झगड़े तथा केंद्र के साथ झगड़े निपटाने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की संरचना। संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट करता था। यह अब सब न्यायाधीश ऊंची योग्यता के आधार पर ही नियुक्त किए जाते थे। बढ़ाने के लिए संघीय विधानमंडल गवर्नर जनरल द्वारा ब्रिटिश सम्राट के पास आवेदन भेजे तथा इसके वेतन भारतीय स्वराज्य से दिए जाते थे। न्यायाधीशों की सेवाओं की सुरक्षा रखी गई और उनको दुराचार के आधार पर केवल ब्रिटिश सम्राट ही हटा सकता था। गवर्नर जनरल को इन्हें हटाने का कोई भी अधिकार नहीं था। इससे वे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकते थे। उनकी कार्य करने की अधिकतम आयु 65 वर्ष थी। न्यायाधीशों की योग्यताएं। संघीय न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य था। पहला, वह ब्रिटिश भारत या संघ में शामिल होने वाली किसी देश रियासत के उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। दूसरा, वह इंग्लैंड अथवा उत्तरी आयरलैंड में 10 वर्ष का बैरिस्टर रहा हो। तीसरा, स्कॉटलैंड के एडवोकेट संघ का 10 वर्ष तक सदस्य रहा हो। किसी भी स्थिति पर गवर्नर जनरल अपने विवेक अनुसार किसी योग्य व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त कर सकता था। मुख्य न्यायाधिपति का स्थान रिक्त होने पर गवर्नर जनरल किसी भी संघीय न्यायाधीश को उस स्थान पर रख सकता था। मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 7,000 रुपये व अन्य न्यायाधीशों को 5500 रुपये। इसके अलावा उन्हें पर्याप्त भत्ते व पेंशन भी मिलता था। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार।
इस अधिकार क्षेत्र में वे सभी मामले सम्मिलित थे जिनका संबंध 1935 ईस्वी के अधिनियम की व्याख्या करने से था। अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अनुसार यह उन विवादों का निर्णय करता था जो भारतीय संघ व प्रांतों में अथवा संघ में सम्मिलित देशी रियासतों के बीच में हो, या प्रांतों के आपसी झगड़ों और रियासतों के बीच होने वाले झगड़ों का फैसला करता था। संघीय न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश भारत के समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी होता था, जब तक कि लंदन की प्रिवी काउंसिल उनको निरस्त न कर दे। सभी दीवानी तथा न्यायिक प्रशासनिक के बारे में कल्पना की गई कि वे संघीय न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। इस न्यायालय की धारा 205 में यह उपबंधित किया गया था कि अंग्रेजी भारत में स्थित उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, अज्ञापित या अंतरिम आदेश से संघीय न्यायालय के अपील लागू होगी यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करता है कि इस अधिनियम की व्याख्या के विषय में काउंसिल में निर्मित किए गए किसी आदेश के अंतर्गत कानून का सारभूत प्रश्न अंतर्गत है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र। इसके अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अनुसार यह प्रांतों और संघों में शामिल होने वाले देशी रियासतों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता था, यदि वे यह प्रमाण पत्र दे कि इस मामले में 1935 ईस्वी के अधिनियम की व्याख्या संबंधी कोई कानून प्रश्न निहित है, या इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी उपनिषद आदेश की व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न होता है। यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि किसी देशी रियासत ने अपने स्वीकृत पत्र द्वारा कहाँ तक संघीय सरकार को अधिकार दिया है, तो यह मामला संघीय न्यायालय ही निर्णय करता है। कोई भी पक्षकार संघीय न्यायालय में इस आधार पर अपील कर सकता था कि कोई भी विधि का प्रश्न गलत निर्णीत हुआ है, तथा किसी आधार पर जिस पर वह पक्षकार बिना विशेष अनुमति के सम्राट को अपील कर सकता था, यदि कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। 1935 ईस्वी के अधिनियम की धारा 207 के अनुसार 207 के अनुसार एक अपील विशेष परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा संघीय न्यायालय की राय के लिए कहे जाने पर होगी। संघीय न्यायालय इस प्रकार गए मामले में कुछ पूछताछ करेगा तथा वह इस प्रकार प्रस्तुत किए गए किसी सहकारी अधिकार क्षेत्र, यदि गवर्नर जनरल की अपनी इच्छा से मामले में संघीय न्यायालय की राय मांगता था, तो इसे परामर्श देने का अधिकार था। अधिनियमों की व्याख्या करने का भी वह कार्य करता था। मूल्यांकन खत्म।